एक गांव में राकेश नाम का आदमी रहता था। वो बहुत ही दयालु, ईमानदार और मेहनती था, पर इतना होने के बावजूद वो गरीब था। मुश्किल से ही खाना जुटा पाता था। राकेश की पत्नी थी रजनी। वो बहुत ही दुष्ट औरत थी और उसका एक बेटा था चिंटू। एक दिन, रजनी, जरा बाहर आओ, देखो मैं क्या लाया हूँ। क्या लाए हो? कौन सा खजाना मिल गया तुमको? खाना तक तो ढंग से खिला नहीं पाते हो। ये देखो, आज मैं काम से लौट रहा था तो मुझे ये मोर मिला। ये घायल हो गया है। एक काम करो, पानी ला दो, मैं इसके घाव साफ कर दूं। और इसके खाने के लिए भी कुछ लेती आना। मैं कुछ नहीं ला रही। जहाँ से लाए हो वहीं छोड़ कर आओ इसे। खुद के खाने के लिए खाना नहीं है, अब इन जानवरों के लिए भी खाना लेकर आओ। ये कहकर वो अंदर चली गई। तभी चिंटू ने उसे पानी लाकर दिया। राकेश ने मोर को मरहम पट्टी की और उसे थोड़ा सा खाना खिलाकर वो सब लोग सोने की तैयारी में लग गए। पापा, मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे कोई कहानी सुनाओ ताकि मुझे नींद आ जाए। अच्छा चलो, आज मैं तुम्हें मोर की कहानी सुनाता हूँ। गेनरू आसाम की गारो जनजाति का मुखिया था। वो सबसे धनी था। जनजाति के लोग उसे बहुत मानते थे। उसकी सलाह से ही काम करते थे। गेनरू की एक ही लड़की थी, जयमाला। जितनी सुंदर उतनी ही गुणी। नृत्य में तो उससे कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता था। कई युवक उससे विवाह करना चाहते थे, पर जयमाला ने अपने प्रेमी से ही विवाह किया। दोनों नृत्य के मुकाबले में मिले थे और तभी विवाह करने का निश्चय किया। गारो जनजाति की रीति अनुसार लड़की ही माता पिता के परिवार का वारिस होती है और विवाह के बाद लड़की का पति लड़की के घर आकर उसके परिवार के साथ रहता है। जयमाला का पति भी जयमाला के घर आकर रहने लगा। माता पिता जब बूढ़े होने लगे, एक दिन गेनरू ने जयमाला को बुलाकर अपनी सारी संपत्ति, घर, खेती, धन सब कुछ उसे सौंप दिया। जयमाला की माँ ने बक्से में से एक सुंदर वस्त्र निकालकर जयमाला को दिए। अंत में कुछ मंत्र सा बोलकर एक रेशम और जरी के तारों से बुनी तथा नीले और हरे जवाहरात से जुड़ी उत्तरीय या ओढ़नी निकाली। ओ माँ, कितनी सुंदर है ये ओढ़नी। रुको, हाथ मत लगाना। ये जादू की ओढ़नी है जो देवी ने मेरी नानी की नानी को दी थी। तब से ये हमारे परिवार में है। इसे संभाल कर रखना और कभी भी मंत्र का उच्चारण किए बिना इसे हाथ मत लगाना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। और माँ ने जयमाला को मंत्र सिखाया। मंत्र सीखकर जयमाला ने ओढ़नी ओढ़ी। जयमाला पहले से भी सुंदर लगने लगी। कुछ दिन बाद जयमाला के माता पिता का निधन हो गया। जयमाला उदास हो गई। उसका पति उसे खुश रखने का प्रयत्न करने लगा। वो हर समय उसके साथ रहता। दोनों मिलकर हर कार्य करते। वो गांव के मेलों, उत्सवों में जयमाला को लेकर जाता और उसका मन बहलाता। जयमाला और उसके पति ने खेती बाड़ी अच्छी तरह से संभाली। जयमाला माँ की दी हुई जादू की ओढ़नी बहुत संभाल कर रखती थी। मंत्र पढ़कर उसे केवल खास मौके पर पहनती और धूप दिखाकर फिर बक्से में रखती। उस वर्ष सावन और भादों में मूसलाधार वर्षा हुई। कई दिनों तक लगातार वर्षा होती रही। एक दिन अच्छी धूप निकली। जयमाला ने घर के कपड़े धूप में सुखाने के लिए डाले। उसमें उसने अपनी बहुमूल्य जादू की ओढ़नी भी धूप में डाली। क्यों ना आज मछली ले आऊं? बहुत दिन हुए मछली खाए। सोचकर जयमाला टोकरी और जाल लेकर मछली पकड़ने नदी पर गई। जाने से पहले उसने पति को बताया, चाहे कितनी भी गीली हो जाए, ओढ़नी को हाथ मत लगाना। पर ये बताना भूल गई कि वो ओढ़नी जादू की है। ना ही उसने पति को आवश्यक मंत्र सिखाया। उसने सोचा कड़ी धूप है, वो जल्दी से थोड़ी सी मछलियाँ लेकर लौट आएगी और ओढ़नी तथा अन्य कपड़े उठा लेगी। अभी जयमाला ने कुछ ही मछलियाँ पकड़ी थीं कि देखते देखते आकाश काले बादलों से ढक गया। बादल की गड़गड़ाहट और बिजली की कड़कड़ाहट से पानी बरसने लगा। जयमाला के पति ने देखा कपड़े गीले हो रहे हैं। उसने जयमाला को आवाज दी, पर बादलों और बिजलियों के शोर में जयमाला को कैसे सुनाई देता। इधर जयमाला जल्दी जल्दी वापस आ रही थी, परंतु इससे पहले कि वो पहुंचती, जयमाला के पति ने सोचा कि इतनी सुंदर ओढ़नी जो जयमाला को बहुत प्यारी है,
भीग रही है, खराब हो जाएगी। उसने उसे उठाने के लिए जैसे ही हाथ लगाया, ओढ़नी उसके बदन से चिपक गई। आहिस्ते आहिस्ते उसका शरीर बदलने लगा। अब उसका शरीर पक्षी के शरीर में बदलने लगा। उसके रंग बिरंगे पंख निकलने लगे। जयमाला वहां पहुंची। पति के शरीर को पक्षी के शरीर में बदलते देख वो रोने लगी। अपने दुख में वो मंत्र बोलना भूल गई। उसने पति के शरीर से लिपटी ओढ़नी खींचना चाही। ओढ़नी को हाथ लगाते ही उसका शरीर भी बदलने लगा, पर उसके शरीर में पक्षी पंख कम निकले, क्योंकि ओढ़नी का सारा रेशम तथा नीले हरे जवाहरात पक्षी का शरीर बने पति के पंखों में बदल गए थे। जयमाला के हिस्से में कम या ना के बराबर पंख आए। जो आए वे पति के पंख जैसे सुंदर और चमकीले नहीं थे। हरे नीले चमकीले पंख वाला उसका पति बना मोर और जयमाला बनी कम पंखों वाली मोरनी। आज भी जब कभी आकाश में काले बादल छा जाते हैं और बारिश की रिमझिम होने लगती है तो मोर नाचते हैं, अपनी मोरनी को आने के लिए आवाज देते हैं। वाह पापा, ये तो बहुत अच्छी कहानी थी। क्या हमारा मोर भी बारिश में नाचेगा? हाँ बेटा, जरूर नाचेगा। अब तुम सो जाओ। वो तीनों सो जाते हैं। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। मोर उन्हीं के साथ रहता है, लेकिन रजनी को मोर पर हमेशा गुस्सा आता था। वो दिन में उसे कुछ खाने को नहीं देती। एक शाम, सुनिए, कल आटा लेते आइएगा, नहीं तो रोटियां नहीं मिलेंगी। इतनी जल्दी खत्म हो गया? आटा अभी 4 दिन पहले ही तो लाया था। हाँ तो तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे सारी रोटी मैं ही खा जाती हूँ। तुम्हारा ये मोर भी तो खाता है। रजनी, ऐसा नहीं बोलते, मैंने बस तुमसे पूछा था। और किसी को खाना खिलाने से हमें पुण्य मिलता है। तीनों लोग सोने चले जाते हैं। चिंटू और रजनी सो जाते हैं, लेकिन राकेश को नींद नहीं आती। हे प्रभु, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। कल आटा कैसे लाऊंगा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। कल मेरे बीवी बच्चे क्या खाएंगे? सोचते सोचते वो सो जाता है। अगली सुबह, अरे सुनिए, जल्दी से उठिए, ये कल रात को आटा आप लाए थे क्या? नहीं, रात को कौन सी दुकान खुलती है? वो दोनों किचन में जाते हैं और देखते हैं वहाँ बहुत सारा आटा और सब्जी रखा है। तभी राकेश की नजर मोर पर पड़ती है। वहाँ मोर की जगह एक आदमी लेटा होता है। अरे भाई, तुम कौन हो? हमारे घर में कैसे घुसे और हमारा मोर कहाँ है? जी, मैं अमुक देश का जादूगर हूँ। एक बार मुझसे एक बुढ़िया ने खाना मांगा। मैंने अपनी दुष्टता के चलते उसे खाने को नहीं दिया और उसे भगा दिया। उसने मुझे शाप दिया, जिसकी वजह से मैं मोर बन गया। तुमने मुझे 90 दिन खाना खिलाया, जिससे मेरा शाप खत्म हो गया। ये खाना तुमने भरा है हमारी रसोई में? जी हाँ, मैं आपसे बहुत खुश हूँ। और ये लीजिए मोर पंख, इसे संभाल कर रखिएगा। ये जादुई मोर पंख है। इससे आप जो भी मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। इतना कहकर वो आदमी चला गया और राकेश और उसका परिवार खूब मजे से रहने लगे।